हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हिंदी में बोलते हैं इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक्चुअली में ये पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जाने, जैसे हम लोग जाने एरिया वेक्टर के बारे में। हालांकि मैं एरिया वेक्टर आप लोगों को गॉस की जो थ्योरम हमने आपको पढ़ाई थी तब हम आपको पहले ये चीज़ बता चुके थे, ठीक है ना। हाँ, तो एरिया वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में वहाँ भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट बता दूँ। एक्चुअली एरिया के बारे में जब हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे ये कोई एक एरिया है, ठीक है, ये कोई भी एक मतलब क्षेत्रफल है, कुछ भी है, जगह है, ठीक है, उसका एरिया ए है। तो एक्चुअली में जब हम लोग इस एरिया को ऐसे करके देखते हैं ऊपर से, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस एरिया को हम लोग ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे ऊपर से अपनी आंख रख करके ऐसे करके, ये हमारी आंख है, मान लेते हैं ऐसे 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 करके, ठीक है ना। ये हमारी आंख है, हाँ ये हमारी आंख है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो आंख है, हम जब इसको देखते हैं तो हमारी आंखों पर इसका पूरा का पूरा व्यू जाके बनता है, ठीक है। तो इसका जो व्यू जाकर के बनता है, हम इसी व्यू के पूरे फ्रंट को एक वेक्टर के रूप में दिखा देते हैं, जो कि एरिया को इसके एरिया को ये वाली एरो की जो लंबाई होती है वो जनरली डिनोट कर रही होती है कि ये इसका फ्रंट एरिया है, ठीक है, मतलब ये एरिया है। तो हम लोग इस तरीके से इसको एरिया वेक्टर कहते हैं। और ये हमेशा ये एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा एरिया के साथ में, प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। हाँ, वो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो दिस इज नोन एज एरिया वेक्टर, ठीक है ना। एरिया वेक्टर इसको हम लोग जनरली ऐसे ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, ए से। और वो लगा देते हैं हम लोग, क्या लगा देते हैं, ऐसे करके यूं करके, ऐसे यूनिट वेक्टर अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा हो जाता है एरिया वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमें बेटा लोग इसलिए पड़ती है क्योंकि कई जगहों पर इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कई जगहों पर क्षेत्रफल ऊपर का और क्षेत्रफल नीचे का ये बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि कई बार जब आंखों के सामने ये वाला क्षेत्रफल पड़ता है तो कुछ रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और जब आंखों के सामने जब यही चीज़ घूम करके ये नीचे वाला क्षेत्रफल ऊपर आ जाता है आंखों के सामने, तब रिजल्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में नीचे वाला क्षेत्रफल, जब जैसे ये मान लीजिए कि जैसे ये आपकी कोई भी सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है, ऐसे करके ऊपर से हम देख रहे हैं, तो जब ये ऐसे करके 180 डिग्री घूम जाएगा ना, जैसे ऐसे है 180 डिग्री घूम गया तो नीचे वाला सरफेस ऊपर आ गया। तो नीचे वाला जो सरफेस था वो ऊपर आ चुका है, सिर्फ सरफेस ही ऊपर नहीं आया है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर ये 180 डिग्री रोटेशन भी हुआ है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ तो रोटेशन की है, ठीक है। और इस रोटेशन के दौरान ऐसे करके, जैसे अभी तुम्हारा इतना है एरिया, इतना इतना पूरा हथेली भर का एरिया है, मगर जब ये ऐसे हो रहा होगा तो ज़मीन पर पड़ने वाली जो इसकी परछाई है वो घट रही होगी। जब ये ऐसे हुआ होगा तो ज़मीन पर पड़ने वाली परछाई इसकी बिल्कुल पतली, बिल्कुल चाकू की धार की तरह हो गई होगी। बाद में जब ऐसे हुआ होगा तो फिर से मैक्सिमम छाया नीचे हो गई होगी। तो यहाँ पर जब ये ऐसे करके घूमता है ना, सरफेस चेंज होता है, तो भाई साहब इसकी नीचे वाली जो परछाई होती है ज़मीन पर पड़ती है वो बदल जाती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ते हैं, क्योंकि ये अभी एरिया वेक्टर को जब हम रोटेट करवाएंगे ऐसे करके तब आप लोग देखिएगा। तो अभी यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है ना, अभी जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है वो तुम्हारा ऐसे करके है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके, और मान लेते हैं कि ऐसे करके मान लेते हैं कि ऐसे करके यूं, हाँ मान लेते हैं कि ये जो है ना तुम्हारा इस तरीके से ऐसे करके, ये सपोज दैट ऐसे 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 करके, हाँ सपोज दैट ये यहाँ पर है, हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे करके। तो जब हमने इसको 90 डिग्री ऐसे करके हाँ 90 डिग्री जब हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसे करके,
तब आप एक चीज समझिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये ऐसे करके रोटेट हो गया ना, तो एरिया वेक्टर तुम्हारा 90 डिग्री रोटेट हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर तुम्हारा 90 डिग्री से रोटेशन हो चुका है, तो ये इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि तुम्हारा 90 डिग्री से रोटेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग इसी को ऐसे करके, जब हम लोग इसी को ऐसे करके यहाँ पर और 90 डिग्री घुमा देते हैं इसको, और 90 डिग्री इसको रोटेट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, हाँ ऐसे कर देते हैं यूं करके, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, तो ये तुम्हारा और 90 डिग्री हो जाता है, और 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और जब यही चीज़ तुम्हारी इस तरीके से ऐसे करके इधर आ जाती है, हम इसको ऐसे करके और इधर ऐसे करके 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, ठीक है ना, हाँ। और इसको 90 डिग्री ऐसे करके रोटेट कर दिया यूं करके, यूं करके, और ऐसे करके रोटेट कर दिया यूं करके, ठीक है। तो अब आप सोचो ऐसे करके ये और 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 270 डिग्री पर ये ऐसे करके आ जाता है, 270 डिग्री पर ये ऐसे करके रोटेट होने लगता है। अभी इसको आंख में ऐसे करके बना दूं, हाँ। तो ये तुम्हारा ऐसे करके एरिया वेक्टर अब तुम्हारा यहाँ पर आ गया। अब जरा ये सोचो कि इसी एरिया वेक्टर को, यही जो तुम्हारा एरिया वेक्टर यहाँ पर है, जो अभी एरिया वेक्टर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके था, जो यहाँ पर तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसे करके है यहाँ पर ये करके, ठीक है ना। तो इसी को जब हम फिर से 360 डिग्री अगर हम लोग घुमा देंगे ना इसको 360 डिग्री, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा। तो इनके घूमने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम लोग आगे चल करके बिजली बनाएंगे ना, एसी अल्टरनेटिंग करंट, तब कॉइल को जनरेटर के अंदर हम लोग ऐसे ही करके घुमाते हैं। इसी वजह से एरिया वेक्टर का ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद में जब हम लोग इसको एरिया वेक्टर को फिर से हम लोग राइट साइड घुमा देंगे ना ऐसे करके, फिर से हम लोग ऐसे करके राइट साइड इसको ऐसे करके हमने घुमा दिया यूं करके, ऐसे यूं करके, यूं करके, ठीक है ना, हाँ। तो ऐसे करके हमने ऐसे करके फिर से घुमा दिया यूं करके, ये करके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर के अगर आप देख सकते हैं ऐसे करके, तो आप देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो 360 डिग्री का चेंज आ चुका है, ठीक है ना, हाँ। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री का पूरा 360 डिग्री रोटेशन हो चुका है, पूरा 360, ठीक है ना। मगर जब आप यहाँ से यहाँ का देखोगे, जब आप यहाँ से यहाँ का देखोगे तो यहाँ पर 180 डिग्री का रोटेशन हो चुका है, ठीक है। एरिया वेक्टर पहले ऊपर था, अब एरिया वेक्टर तुम्हारा नीचे आ चुका है। तो इसीलिए इसके कॉन्टिन्यूअस रोटेशन की वजह से तुम्हारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है ना। और एरिया वेक्टर जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उससे बहुत सारे रिजल्ट्स अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी आपसे एक चीज़ ये पूछें, मान लेते हैं जैसे ये तुम्हारा एरिया वेक्टर जो है ना, इसको हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं घुमाया, मगर मैंने थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ आप सोचिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारी ज़मीन है, ये ज़मीन है ऐसे करके, ये ज़मीन है मटमैले कलर की आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, हाँ। इस ज़मीन पर अगर ऊपर से अगर टॉर्च जला दी जाए, या ऊपर से हम ये कह दें ऊपर से ट्यूबलाइट जला दी जाए ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, ऊपर से ऐसे करके ट्यूबलाइट जला दी जाए, तो इस जो एरिया है उसका उसकी परछाई कहाँ पर बनेगी, ठीक है, हाँ। यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ से सपोज दैट, यहाँ से ऐसे ऐसे करके लाइट रेज निकल रही है, सपोज दैट, ठीक है ना, हाँ, हाँ। ये यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, ये यहाँ पर ऐसे करके, ये यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। और हाँ, ये यहाँ पर ऐसे करके, और ये यहाँ पर ऐसे करके, मेरी एक बात समझते जाना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे करके, ठीक है, और ये चीज़ तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके, ये चीज़ तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके जा रही है, ठीक है। मतलब ऊपर ट्यूबलाइट है और नीचे इसकी परछाई पड़ेगी। इसकी परछाई कहाँ पर पड़ेगी, देखिएगा, इसकी परछाई इतने एरिया पर पड़ेगी, इतने पर,
ठीक है ना। हाँ, इसकी जो परछाई पड़ेगी वो तुम्हारी यहाँ पर इतने पर पड़ेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ, अरे इसकी परछाई जो पड़ेगी वो तुम्हारी यहाँ तक पड़ेगी, ऐसे करके, ऐसे करके आप मान सकते हैं, यूं करके। ठीक, रुकिए, मैं लाइन ही खींच देता हूँ। ये इसकी परछाई है, ये इसकी परछाई है, और ये यहाँ तक पड़ेगी ऐसे करके। ठीक है ना। आई होप सो कि अब आप समझ रहे होंगे। ये इसकी परछाई है, इतनी परछाई पड़ेगी इसकी यहाँ पर, ऐसे करके। ठीक है। मगर अब आप जरा सोचिए, अब आप जरा सोचिए, हाँ, अब आप जरा सोच लीजिए कि अगर ऐसे अगर हो गया है, मान लीजिए एरिया वेक्टर अगर इतना हो चुका है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और हम एक काम कर देते हैं, हम एक काम कर देते हैं, हम एक काम कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ऐसे करके खींच देते हैं, जिससे हम लोग, हाँ, जिससे हम लोग, और ये तुम्हारा थीटा है। ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पर ये सोचिए, जैसे ये तुम्हारी मान लेते हैं ट्यूबलाइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी ट्यूबलाइट है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो जमीन है, ये वाली जमीन, अब इसकी परछाई कितनी है, अब इसकी परछाई कितनी है? अगर अब आप अगर हम अगर अब मैं अगर आपसे ये चीज़ पूछूं कि इसकी अब परछाई कितनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी, आप सच सच बताना कि आपको नहीं लगता कि पहले से इसकी जो परछाई है, पहले से जो इसकी परछाई की लेंथ है वो घट चुकी है, पहले से जो इसकी परछाई की लेंथ है वो घट चुकी है, ऐसे करके, है ना। अगर आप पहले से परछाई की लेंथ देखोगे तो अब इतनी इतनी परछाई इसकी बनेगी, इतनी। ठीक है ना। अब इसकी मात्र इतनी परछाई बनेगी ऐसे करके। ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे करके इतनी परछाई इसकी बनेगी, सिर्फ यहाँ वाली। ठीक है। तो ये वाली तुम्हारी परछाई हो गई ऐसे करके, ये वाली, तो ये तुम्हारी परछाई बनेगी इतनी इतनी बड़ी। तो कुल मिलाकर के पहले से देख रहे हो, पहले से जो इफेक्टिव एरिया होता है, ये जो परछाई होती है, इसको हम लोग बोल देते हैं इफेक्टिव एरिया। तो इफेक्टिव एरिया तुम्हारा वेरी करता है, बदलता है। ठीक है ना। हाँ, तो तुम्हारा इफेक्टिव एरिया तुम्हारा बदलता है, घटता है, चेंज होता है। सो दिस इज द रीजन दैट कि तुम्हारा जब जो है एरिया वेक्टर जब तुम्हारा बदल जाता है तो ये चीज़ें भी तुम्हारी बदल जाती हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का एक लॉजिक है। जब हम लोग फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तब यहाँ पर हम लोग चीजेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे ये वाला जो तुम्हारा एरिया होता है, ये तुम्हारा एरिया है, मान लेते हैं ये जो तुम्हारा एरिया है ए। ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हारा एरिया निकलेगा हरा वाला, यहाँ पर जो तुम्हारा हरा वाला जो तुम्हारा एरिया निकलेगा वो तुम्हारा निकलेगा ए कॉस थीटा, वो तुम्हारा निकलेगा ए कॉस थीटा। और जो नीचे वाला जो एरिया है वो है तुम्हारा ए। ठीक है ना। तो अगर थीटा डिग्री से अगर इसको घुमा देते हो ना, एरिया वेक्टर को थीटा डिग्री से, तो जो इफेक्टिव एरिया निकल के आता है वो होता है तुम्हारा इतना। ठीक है ना, इतना हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये थीटा, ये ए कॉस थीटा तुम्हारा इसलिए ऐसे हो जाता है क्योंकि क्योंकि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जितना यहाँ पर एंगल बना है उतना ही तुम्हारा यहाँ पर भी ये एंगल बनता है। ऐसे ऐसे अगर हम लाइन खींच दें तो यहाँ पर भी एंगल तुम्हारा थीटा ही बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ हो जाती है हमारी ऐसे करके। ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिव एरिया तुम्हारा हो जाता है ए कॉस थीटा। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को, एक सेकेंड, ए कॉस थीटा इफेक्टिव एरिया, नहीं नहीं, ये इफेक्टिव एरिया ये वाला ए कॉस थीटा नहीं होता है। इफेक्टिव एरिया तुम्हारा ये वाला जो यहाँ पर है, इसकी जो परछाई है तुम्हारी शैडो की, तो ये तुम्हारी शैडो की लेंथ, शैडो के जो एरिया है वो तुम्हारा कम होगा, वो ए यहाँ पर नहीं होगा, वो कुछ और निकल करके आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर हम इसका इसका वर्टिकल एरिया अगर हम लोग निकालें तो वो तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो ये चीज़ हो गई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये चीज़ तुम्हारी हो जाती है ऐसे करके। ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। ठीक है ना। ट्यूबलाइट ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे करके ये
ऐसे करके हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारा हो जाता है। अब तुम्हें इफेक्टिव एरिया भी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी आगे आएगा। तो इसीलिए हम लोग एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। अब देखिएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमने जैसे शुरुआत तो वहाँ पर कर ली। अब उसके बाद में एक टर्म आता है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, आप एक चीज़ समझिएगा। फ्लक्स हर उस जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर यहाँ पर एक सीध में एक सीध में एक ही जैसी कई सारी चीज़ें जा रही हों, तो पर यूनिट एरिया में कितनी चीज़ें जा रही होंगी वहाँ पर, उसको हम लोग फ्लक्स कह सकते हैं। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि टॉर्च है, कोई अगर टॉर्च है तो उसमें से लाइट रेज निकलती हैं। उसमें से जो लाइट रेज निकलती हैं तो वो किसी दीवार पर जाकर के अगर पड़ रही हैं तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर कितना फ्लक्स पड़ रहा है, तो फ्लक्स कितना है। तो हम लोग उस समय लाइट फ्लक्स बोल सकते हैं उसको। तो एक एरिया में कितनी लाइट रेज जाकर के गिर रही हैं, तो वो हम लोग नंबर ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज द लाइट फ्लक्स। उसको हम लोग बोल देंगे लाइट फ्लक्स। वैसे ही मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ से फव्वारा ले लिया, फव्वारा बहुत बड़ा सा फव्वारा है, और मान लीजिए यहाँ से फव्वारा दिया तो पूरी दीवार हमारी भीग रही है, जाकर के बूंदें गिर रही हैं। पूरी दीवार पर ढेर सारी बूंदें गिर रही हैं, मगर दीवार के 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी बूंदें गिर रही हैं, दिस इज द वाटर फ्लक्स, ठीक है ना। तो दिस इज वाटर फ्लक्स। तो इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे कोई हमारे पास दैवीय शक्ति है, हम यहाँ से एक साथ 1000 बाण भेज रहे हैं, एरो अपने पास, मतलब एक साथ हम 1000 तीर छोड़ देते हैं, एक ही धनुष में से 1000 तीर एक साथ। मान लीजिए कोई दैवीय शक्ति आ गई मेरे पास, तो 1000 तो छोड़ दिए, 1000 लोग तो मर रहे हैं, बट हम लोग बोल रहे हैं कि पर यूनिट एरिया में कितने तीर जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं उसमें से। कोई हवा या कोई स्पेस में से 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से कितने एरो वहां से पास हो रहे हैं। सो दिस विल बी नोन एज द फ्लक्स। इसको भी हम लोग फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा एक टर्म ऐसा ही आता है जहां पर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस की। प्यारे बच्चों, हम लोग एक चीज जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक लाइंस के द्वारा दर्शाई जाती है। मैग्नेटिक लाइंस मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा हम लोग उसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, हम लोग उसकी संख्या को बोल देते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग देखिएगा, ये लिखी हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की एक गुण है, एक उसका गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो कि किसी पृष्ठ के लंबवत हो, मतलब किसी कोई भी सरफेस उसमें से गुजरने वाली जो तुम्हारी जो लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। उन्हें हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, मान लेते हैं जैसे ये तुम्हारा कोई सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके दिखाई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, ये सरफेस है और इसका जो एरिया वेक्टर है, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके। मान लेते हैं जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके, ठीक है। वो तुम्हारा जो एरिया वेक्टर है वो तुम्हारा कुछ ऐसे ऐसे करके है। सो दिस इज द एरिया वेक्टर। मान लीजिए ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, इस तरीके से ऐसे करके हमने दिखा दिया, ये एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो होता है ना, जनरली किसी भी क्षेत्रफल के बीच बीच से ले लेते हैं, और उसकी दिशा जो होती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर अगर ऐसे करके अगर रखोगे सरफेस को और नीचे से बिल्कुल सीधी आ रही हैं मैग्नेटिक लाइंस, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस को ये कट करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है ना।
पूरा जहां भी घेर सकता होगा ऐसे ऐसे करके घेरेगा। क्यों ऐसे है, मगर जब ये ऐसे करके हो जाएगा तो कुछ तो किनारे से निकल जाएंगे स्यों ऐसे करके, इसको काटेंगे ही नहीं पूरे क्षेत्रफल को, है ना। तो इसी वजह से ऐसे करके अब मान लेते हैं कि जैसे कि हमने इस क्षेत्रफल को घुमा दिया, इस एरिया को घुमा दिया, या ये कहें कि हमने मैग्नेटिक लाइंस थोड़ी सी तिरछी कर दी। अब मैग्नेटिक लाइंस तिरछी कर दी तो अब देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तुम्हारी ऐसी रहेगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो सीधी रहेगी क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसे ही रखा हमने, मगर मैग्नेटिक लाइंस हमने ऐसे करके घुमा दी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी इंटेंसिटी बी, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है यहाँ पर बी, तो एक सेकेंड, हाँ इसको पतला कर लें थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ यहाँ पर जो फ्लक्स है, यहाँ पर फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग 5b लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये 5b है ऐसे करके समझना जरा, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे करके, तो 5b इसको हमने ऐसे करके लिखा। मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारी वो b है ऐसे करके, और जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है वो तुम्हारा ऐसे करके टोटल। तो ये जनरली तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके हो जाता है, मगर ऐसे कहने का मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे करके। बस ये समझ लो कि जो मैग्नेटिक, जैसे तुम्हारा वर्क हम लोग कैलकुलेट करते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बस ऐसे समझ लो कि तुम्हारा वर्क वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है कि ये तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको फोर्स को फोर्स मान लो, और एरिया वेक्टर को तुम लोग मान लो क्या, एरिया या एरिया वेक्टर को मान लो क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो तुमको यहाँ पर बिल्कुल वर्क वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग ही तुमको चलना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स, इफेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैक्सिमम जितना कट सकता है तो इसी पोजीशन पे कट सकता है, मगर जब तिरछा कर दोगे तो कुछ तो किनारे किनारे से निकल जाएंगी, तो इसका जो इफेक्टिव निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो इसकी इफेक्टिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट हम लोग लेंगे इसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे। जैसे एक सेकेंड, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके ऊपर कर दिया हमने ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ ऐसे करके हमने ऊपर कर दिया यूं करके, ठीक है, हाँ ऐसे करके हमने यूं करके, हाँ ऐसे करके। अब आप एक चीज़ समझिएगा, अब आप एक चीज़ समझिएगा, हाँ ऐसे करके ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो ये जो कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं, ये आ जाता है तुम्हारा बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग निकालें यहाँ पर ऐसे करके 5b मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग लिखेंगे कितना, हम लोग लिखेंगे बी कॉस थीटा इंटू ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं 5b बराबर तुम्हारा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ये तुम्हारे दोनों यहाँ पर वेक्टर हैं, एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख देते हैं 5b बराबर तुम्हारा ये हो जाता है तुम्हारा b डॉट ए, बिल्कुल वर्क वाले फार्मूले की तरह पे। तो यही चीज़ हो जाती है जब तुम्हारा थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, जब तुम्हारी थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो जब तुम्हारी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है तब ऐसा हो जाता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है तब ऐसा केस हो जाता है। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हो गया ये चीज, फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक तरीका हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। चलिए, तो अब हम लोगों की जो है वो बनता है कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करें कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कही जाती है वेबर, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वेबर कही जाती है। चलिए पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से ताकि साफ साफ आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पर इसकी यूनिट्स की तैयारी करता हूँ। तो देखिएगा जैसे तुम्हारा ये है बी, तो बी के बारे में हम लोग बी की यूनिट हम लोग कैसे निकालते थे, बी की हम लोग यूनिट सॉरी फाई की यूनिट कैसे निकालेंगे, बी की यूनिट इंटू ए की यूनिट, बी की यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
फाई, इस तरीके से फाई बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसकी यूनिट है तुम्हारी कितना, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है ना, हाँ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन ऐसे करके, ठीक है ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, अरे हाँ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब आप एक चीज़ समझिएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और दूसरी चीज़ इसकी जो यूनिट है वो तुम्हारी क्या होगी, वो होगी तुम्हारी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो तुम्हारा इससे से तुम्हारा एक ये मीटर टाइम्स कट गया, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो इसकी यहाँ पर यूनिट बन के आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये तुम्हारी हो जाएगी न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो ये तुम्हारा बन जाता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है। इसकी अगर हम लोग डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसकी डायमेंशन भी बहुत इजीली निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे ये तुम्हारी, ये तो इसकी यूनिट निकल आई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूटन की जो डायमेंशन होती है मतलब यूनिट की, वो तुम्हारी हो जाती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना, हाँ, एम एल टी माइनस टू, और इसकी जो मल्टीप्लाई होता है ऐसे ऐसे करके वो हो जाता है तुम्हारा एल, और ये तुम्हारा हो जाता है कितना, ए इन ए, ये तुम्हारा ए हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये तुम्हारा हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी माइनस टू, है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई आपकी, आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऐसे करके आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर के जो इसकी डेफिनेशन बन जाती है वो यही हो जाती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। चलिए, तो ये तुम्हारा ऐसे ऐसे करके फोटो हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन, अब मैं आप लोगों को इसको बताने से पहले कायदे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक लेंज लॉ नाम की चीज़ होती है, लेंज लॉ। हालांकि वो चीज़ बाद में मैं बताऊंगा आपको, मगर आप यहीं समझ लेते हैं पहले। चलिए, पहले आप ऐसे ही समझ लो, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कोई भी एक कॉइल है, कॉइल का मतलब कोई बिजली का तार है मेटल का, उसको हमने ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर इसको रोल कर रखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैंने इसको ऐसे ऐसे करके रोल कर रखा है, इस तरीके से ऐसे करके। जब मैंने इसको ऐसे करके रोल कर दिया और यहाँ पर हमने एक, मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर रख दिया, ठीक है, जोड़ दिया। अब ये जो तुम्हारी एक, हमने एक मैग्नेट ले ली, ये मैग्नेट ले ली, ठीक है, ये हमने एक मैग्नेट ले ली इस तरीके से ऐसे करके, ये जो हमने मैग्नेट ली, अच्छा, ये जो हमने मैग्नेट ली तो इसने, हमने इस मैग्नेट को क्या किया, इस दिशा में ले जाना चाहा मैंने, ठीक है ना, हाँ, मैंने इस मैग्नेट को इस दिशा में ले जाना चाहा ऐसे करके। तो जब हम लोग इसको ऐसे करके ले जाते हैं ना, तो क्या होता है कि इस मैग्नेट से, मतलब इस तरीके से ऐसे करके आप समझिएगा कि जब हम लोग इस तरीके से इसको ऐसे करके आगे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, इसको आगे की ओर ले जाते हैं ऐसे करके, तो इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो ऐसे ऐसे करके
वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ निकलती हैं, कुछ ऐसे निकलती हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसे करके निकलती हैं, कुछ ऐसे करके यहाँ से निकलती हैं ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसे करके जाती हैं, कुछ ऐसे करके आती हैं, कुछ ऐसे करके जाती हैं, कुछ ऐसे करके जाती हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ऐसे करके ऐसे ऐसे होती हैं इसके अंदर। तो मैग्नेटिक लाइंस की जो इस कॉइल के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस की जो संख्या होती है वो तुम्हारी बदलती है। इसके अंदर से ऐसे ऐसे करके, इसके अंदर से ऐसे ऐसे करके गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस की जो संख्या होती है वो तुम्हारी ऐसे करके गुजरती है, मतलब संख्या बदलती है। तो जिसके कारण जब ये दूर रही होगी तो सिर्फ एक या दो मैग्नेटिक लाइंस जा पाई होंगी, ठीक है ना। जब ये दूर रही होगी तो ये मात्र एक या दो मैग्नेटिक लाइन जा पाई होंगी, मगर जब ये और नज़दीक जाती है तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या बढ़ती है इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या ऐसे ऐसे करके बढ़ती है। तो ये हो जाता है तुम्हारा ऐसे 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 करके, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाता, अरे ऐसे ऐसे करके ये हो जाता है यूं करके, यूं करके, ठीक है ना। हाँ, अरे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यूं करके, ठीक है। हाँ, तो आप एक चीज़ समझिएगा, आप ऐसे करके आप एक चीज़ समझिएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के संख्या इनकी बढ़ती है। बाद में जब ये वापस आते हैं तो संख्या घटती है। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए जैसे जैसे क्या बोलते हैं कि कोई एक सफाई करने वाला जो रोएदार एक बॉक्स होता है ना, उसको अगर मान लो कोई किसी पाइप की सफाई करनी हो, या बंदूक की नली को साफ करने वाला जो एक होता है ना रोएदार एक तार होता है, वायर, जिसके ऊपर ढेर सारे फाइबर होता है, बस ऐसे ही समझ लो तुम्हारा ये चीज़ बदलती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बदलती हैं, जिसके कारण होता क्या है कि इसके इसके टर्मिनल्स पर ऐसे करके एक मतलब जो है ईएमएफ जनरेट हो जाता है इसके इस वाले टर्मिनल से और इस वाले टर्मिनल के बीच में, ठीक है ना। इस टर्मिनल के बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और ईएमएफ जनरेट हो जाने की वजह से इसके अंदर ऐसे करके करंट फ्लो करने लगती है ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, जब हम ऐसे करके ले जा रहे थे तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो कर रही थी, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से एक चीज़ को देखें तो जब हम अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि इस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो हम कैसे डिसाइड करें। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर यही होती है कि करंट की डायरेक्शन हमको नहीं पता कि भाई इधर पॉजिटिव बनेगा या इधर नेगेटिव बनेगा, या इधर नेगेटिव या इधर पॉजिटिव। तो हम ये पोलैरिटी कैसे डिसाइड करें। तो लेंज लॉ ये कहता है कि जब कभी भी इस तरीके की कोई घटना घटती है तो इस कॉइल के जो टर्मिनल्स पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो ये करंट फ्लो करेगी इस तरीके से ऐसे करके, उस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ये वो करंट हमेशा अपने रीजन का विरोध करेगी। रीजन का विरोध मतलब इन द सेंस कैसे कि इसमें से जो करंट फ्लो करेगी वो करंट खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और वो वाली मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे करके निकल रही हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलेंगी कि वो इसका विरोध करेंगी, मतलब इसको बाहर भगाना चाहेंगी चुंबक को, कि मैं ही चुंबक मत आओ, ठीक है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी ऐसी ही होती है, मतलब ऐसी ये चीज़ इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जो प्रेरित धारा होती है, कोई भी इंड्यूस्ड करंट होती है किसी सर्किट में, इंड्यूस्ड का मतलब जो डायरेक्टली सोर्स से कनेक्ट ना हो करके चुंबक के इस तरीके से द्वारा जनरेट करी गई हो, तो उसे इंड्यूस्ड करंट हम लोग कहेंगे। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारी क्या होगी। अब आप एक चीज़ देखिएगा जरा, यहाँ पर ऐसे करके हमने हाँ ऐसे करके यहाँ पर हमने ये ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे ऐसे करके ये ले आए, ऐसे 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 करके ऐसे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके, अरे ऐसे करके, ठीक है। तो जरा एक चीज ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, जरा ध्यान से देखिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर तुम्हारा एन है, यहाँ पर सामने एन है,
तो यहाँ पर भी n बनेगा। अब आप एक चीज़ समझिएगा, जैसे यहाँ पर ये जो छल्ला बन रहा है ना, ये वाला छल्ला, आप इस वाले छल्ले को ज़रा ध्यान से देखिए ऐसे करके। आप इस वाले छल्ले को, एक सेकेंड, हाँ, आप इस वाले छल्ले को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो छल्ला है, ये वाला, तो इसमें ऐसे करके करंट फ्लो करेगी इसमें कि यहाँ n है ना, और ये n इसकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल बनेगा, ताकि ये नॉर्थ पोल इस रिंग के अंदर नॉर्थ पोल बनेगा, इस रिंग के अंदर नॉर्थ पोल बनेगा। ये नॉर्थ पोल के आने का ये वाला नॉर्थ पोल विरोध करेगा, तो ये इस तरीके का ऐसे करके बनेगा, ऐसे, ठीक है ना, और ये तुम्हारा ऐसे करके। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे करके इसमें नॉर्थ पोल तुम्हारा ऐसे करके बनेगा, इस तरीके से, ऐसे करके, ए ऐसे 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 करके। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये तुम्हारी ऐसे करके करंट की डायरेक्शन को बताती है। तो कुल मिलाकर के करंट तुम्हारी ऐसे करके फ्लो करेगी, ऐसे करके, तो ये तुम्हारी इधर ऐसे करके आएगी और या ऐसे करके फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये तुम्हारी करंट ऐसे करके आ रही होगी, तो ये करंट तुम्हारी ऐसे करके आ रही होगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इसीलिए हम ऐसे करके यहाँ पर दिखाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करके दिखाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ पर हमने दिखा दी। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा याद रखिएगा, ये इसी तरीके से, अगर यहाँ पर नॉर्थ है ना, ये अगर नॉर्थ है, ये अगर नॉर्थ है, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल ही बनेगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी तुम्हारा नॉर्थ ही बन रहा है, नॉर्थ ही बन रहा है ऐसे करके, ठीक। ये चीज़ होगी तुम्हारी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। और हाँ, जब यही चीज़ वापस आएगी चुंबक, तो आप एक चीज़ और देखिएगा, अब आपको एक चीज़ और बताते हैं। जब ये चुंबक वापस आएगी, जब ये चुंबक वापस आएगी, तो ये इस चीज़ का भी अपोज करेगा, तब ये इस चीज़ का भी अपोज करेगा, ऐसे ऐसे करके। अब जैसे मान लेते हैं कि ये चुंबक तुम्हारी ऐसे करके वापस आ रही है, ठीक है ना, हाँ, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके ये चीज़ चुंबक तुम्हारी वापस आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर अभी करंट की डायरेक्शन हटाए दे रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, ये करंट की डायरेक्शन हमने हटा दी, और मान लेते हैं ऐसे करके। चलिए, अब मान लेते हैं ये तुम चुंबक यहाँ से दूर भगाए ले जा रहे हो, तो ये जब ये चुंबक दूर भागेगी ना, तो यहाँ पर ऐसा पोल जनरेट होगा जो इसे दूर जाने से रोकेगा। कैसा पोल बनेगा? साउथ पोल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, तो साउथ पोल तुम्हारा कैसे कैसे बनेगा? साउथ पोल तुम्हारा ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, तो ये तुम्हारा ऐसे करके बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके तुम्हारा साउथ पोल बनेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, वो ये तुम्हारी ऐसे करके हो जाएगी, ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, तो ये यहाँ पर तुम्हारा ऐसे करके, तो यहाँ पर ऐसे करके करंट फ्लो करेगी। तो जब चुंबक हम वापस ला रहे हैं, जब चुंबक हम लोग ऐसे करके वापस ला रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस तरीके से, तो ये वाला जो तुम्हारा डायरेक्शन, ये वाली जो तुम्हारी करंट की डायरेक्शन होती है, वो तुम्हारी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो तुम्हारी डायरेक्शन जो है ना, वो तुम्हारी चेंज हो जाती है, तो इसी वजह से तुम्हारी करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर करंट ऐसे है, मगर यहाँ पर जो तुम्हारी करंट की डायरेक्शन रहेगी, वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से ऐसे करके रहेगी, यूं करके, ठीक है ना, हाँ, तो यूं करके रहेगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, इस तरीके से तुम्हारी करंट की डायरेक्शन रहेगी, इस तरीके से, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन रहेगी, यूं करके, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ऐसे करके करंट की डायरेक्शन, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये वाला जो रूल होता है ना, ये ऑलवेज इस चीज़ को, ये लेंज लॉ को फॉलो करता है कि चुंबक अगर पास आएगी तो ये पास आने का विरोध करेगा, तो समझ जाना कि एन बन गया। जैसे कि हम आपको एक चीज़ यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक कॉइल है, ये एक कॉइल है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना, एक कॉइल यहाँ पर ऐसे करके है, और एक कॉइल तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके बनी हुई है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर, और हम मान लीजिए कि ऐसे करके यहाँ पर हम लोग ऐसे करके इस चुंबक को ला रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, ऐसे करके हम लोग इस चुंबक को ऐसे करके ला रहे हैं, यूं करके, ठीक है ना, हाँ,
यहाँ पर ऐसे करके इस चुंबक को ऐसे करके ला रहे हैं, सपोज दैट ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है। तो जब ये चुंबक ऐसे जा रही होगी, जब ये चुंबक ऐसे जा रही होगी ऐसे करके, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। यहाँ पर कैसा बनेगा, नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ, इस तरीके से। अरे हाँ, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, समझ जाइए कि अगर यहाँ पर नॉर्थ बना है ना, तो इसको इस पे मिला दीजिए, इस वाली को इस पर ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है ना, और इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके, ऐसे करके, और इसको ऐसे करके यहाँ कर दीजिए, यूं करके, और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि डायरेक्शन करंट की कैसे क्या हो जाएगी। तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाती है ऐसे करके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और मान लीजिए कि जब यही चुंबक तुम्हारी दूर जा रही हो, ठीक है ना, हाँ, जब यही चुंबक तुम्हारी दूर जा रही हो ऐसे करके, तो जब ये ऐसे करके दूर जा रही होगी तो तुम्हारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, तब यहाँ पर तुम्हारा ऐसे करके साउथ बन जाएगा, साउथ। क्योंकि साउथ पोल जो होगा वो इस चुंबक को दूर नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि चुंबक का यहाँ पर पोल कैसा है, नॉर्थ वाला। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे करके कर लेते हैं, यूं करके, ए ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, ए ऐसे करके कर लेते हैं, यूं करके, ए ऐसे करके, ठीक है ना। तो यूं करके ऐसे हमने ऐसे कर लिया। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे करके ये तुम्हारी, अब तुम्हारी करंट की डायरेक्शन जो है ना वो बदल चुकी है। तो करंट की डायरेक्शन तुम्हारी बदल चुकी है। तो इसीलिए अब जैसे यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल बना दिया है ना, यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल बना दिया, आप लोग साउथ पोल बना करके भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यही है सब लेंज लॉ। तो ये तुम्हारा डायग्राम नंबर 1 है, समझ जाइएगा, ठीक है ना। और ये तुम्हारा जो डायग्राम नंबर 2 है, ठीक है ना। और उसके बाद में तुम्हारा ये वाला डायग्राम नंबर 3 का ए है, ठीक है ना। और ये वाला नंबर तुम्हारा 3 का बी है, ठीक है ना। और ये वाला नंबर तुम्हारा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था एक्चुअली में, उनका फैराडे का, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, ठीक है ना, हाँ। और ये वाला तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इस तरीके का, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, समझिएगा जरा। यहाँ पर इन्होंने यहाँ बैटरी जोड़ी हुई है, एक पॉजिटिव सिरा है, की ली हुई है, की मतलब कुंजी, कुंजी बोले तो ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। तो हमने यहाँ पर ऐसे करके ये कर दिया, ऐसे करके ये कर दिया, स्विच क्लोज किया। जैसे हमने स्विच क्लोज किया ना, जैसे हमने स्विच क्लोज किया तो यहाँ से ऐसे करके करंट फ्लो करी, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे करके करंट फ्लो करी, ऐसे करके। तो ये तुम्हारी करंट फ्लो ऐसे करके करती है, इस तरीके से, ठीक है, हाँ, ये तुम्हारी इस तरीके से करंट फ्लो करती है। अब इसमें से जब इस वाली कॉइल में से, ये जो कॉइल है तुम्हारी ऊपर वाली, ठीक है ना, ये वाली जो तुम्हारी पहले नंबर की जो कॉइल है, ये जो तुम्हारी कॉइल नंबर 1 है, ठीक है ना, और ये वाली जो कॉइल नंबर तुम्हारी 2 है, ये, ठीक है। तो कॉइल 1 में से जब ये करंट फ्लो करेगी तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, उसके कारण इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगी। अब उसके कारण इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगी, मान लेते हैं कि जैसे इसमें से जो करंट फ्लो करी तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसी ही थी, मान लिया। अभी हमने ये नहीं कहा कि ऐसी ही बहेगी, जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है वाइंडिंग के सेंस पर भी, कि ये ऐसे लपेटी गई है या ऐसे ऐसे करके लपेटा गया है। अब की हमने क्या किया, अब की जब ये करंट फ्लो कर रही थी ऐसे करके, तो अब की हमने कुंजी इसकी खोल दी, ठीक है ना, कुंजी खोल दी ऐसे करके, कुंजी हमने खोल दी, ओपन कर दी, यहाँ पर क्लोज करी थी। जब ये कुंजी हम लोग खोलते हैं तो क्या होता है कि ये जो तुम्हारा इंडक्टर होता है, ये जो कॉइल होती है, इसमें करंट की वैल्यू तुम्हारी धीरे धीरे कम होती है, इसमें करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे चलती है, किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। इसके अंदर करंट हमेशा पीछे चलती है वोल्टेज से। वोल्टेज तुमने जीरो कर दिया इसके टर्मिनल्स पर, मगर करंट इसमें धीरे धीरे घटती है। ऑलवेज रिमेंबर कि इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू बिल्कुल धीरे धीरे बंद होती है, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जीरो होती है, तो धीरे धीरे घटती है, मगर डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो गई। करंट अभी भी उसी डायरेक्शन में ही फ्लो करती रहेगी इसके अंदर, अभी भी उसके अंदर ऐसे ऐसे करके ये वैल्यू तुम्हारी धीरे धीरे कम होगी, मगर
धीरे धीरे कम होगी तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी कम होगी, मगर अभी भी इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो तुम्हारी यही वाली डायरेक्शन रहेगी, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ये वाली चीज़ ध्यान देने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कई बार अगर आईआईटी के पेपर में अगर ये चीज़ पूछ दे, ठीक है ना, हाँ, अगर यहाँ पर ये चीज़ पूछ दे, ठीक है ना। सो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। सो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। हमने सिर्फ, हाँ, ठीक है, यहाँ पर स्विच क्लोज्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर स्विच ओपनड, ठीक। तो यहाँ पर स्विच तुम्हारा खोल बंद कर दिया जाता है, यहाँ पर स्विच क्लोज कर दिया जाता है, मतलब यहाँ क्लोज कर दिया जाता है, यहाँ पर ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डायरेक्शन होती है ये इंड्यूस्ड करंट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसको एक चीज़ और लिखिएगा यहाँ पर कि करंट इन एनी इंडक्टर और एनी कॉइल, द वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस स्लोली, और धीरे धीरे ही बढ़ती है इसमें अंदर करंट। जब तुम स्विच क्लोज करते हो तो इसके अंदर करंट धीरे धीरे बढ़ती है, और वैसे ही इसके अंदर धीरे धीरे करंट घटती भी है, कभी भी सडनली नहीं होता कि यहाँ से तुमने ऐसे करके खर खर, ऐसा नहीं होता है ना, खर से नहीं होता। तो इसी वजह से इसके अंदर करंट जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे घटती है। ऑलवेज रिमेंबर, इसके अंदर करंट धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो धीरे धीरे घटेगी, ठीक, तो धीरे धीरे घटेगी, शून्य हो जाएगी। यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी, शून्य हो जाएगी, बट डायरेक्शन विल रिमेन सेम, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर पोलैरिटी चेंज कर दोगे, पोलैरिटी, तब यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, वैसे नहीं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे सारे पॉइंट्स होते हैं, ये आप ये फोटो बना लीजिए, इसकी जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को जो है आप या तो नोट कर लेना अपने आप से, या फिर बाद में हम नोट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिएगा, देखिए ये तुम्हारा जो लेंज लॉ है वो तुम्हारा यहीं पर स्टेटमेंट इसका लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लेंज लॉ का स्टेटमेंट है, इन अ सर्किट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट विच अपोजेस द रीजन बाय विच इट वॉज इंड्यूस्ड। किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है, जो प्रेरित धारा होती है, प्रेरित का मतलब जो प्रेरण से उत्पन्न हुई हो, चुंबकीय प्रेरण से, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है किसी सर्किट में, वो हमेशा ऐसे अपने रीजन का विरोध करती है जिसकी वजह से वो पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर बताया था ना आप लोगों को कि यहाँ पर जब आप ये चुंबक लेकर के आते हैं इसके अंदर ऐसे करके इसके नज़दीक, तो चुंबक नज़दीक जब लाते हैं तो चुंबक से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस इसको कट करती हैं, इसको किसको कट करती हैं, इस कंडक्टर को कट करती हैं। ये जो एरिया होता है इसका, इसके एरिया में से गुजरती हैं लाइनें अंदर की ओर। तो जब ये लाइनें समय के साथ में लाइनों की बढ़ती और घटती संख्या के कारण, समय के साथ अगर किसी सर्किट का कोई एरिया है, मान लीजिए कोई सर्किट है क्लोज सर्किट, तो अगर समय के साथ में उससे गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस अगर घट या बढ़ रही हैं, तो उसके अंदर बहने वाली जो सर्किट में एक धारा बहने लगेगी, ये करंट फ्लो करने लगेगी, उसकी वैल्यू भी तुम्हारी समय के साथ में घटेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा, अब चूंकि वो ईएमएफ जनरेट क्यों होता था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार याद करो। जब हम लोग किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते थे तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर भाग जाते थे, नेगेटिव चार्ज नीचे भाग जाते थे। जो कंडक्टर होता था ई बराबर, इस तरीके से हम लोगों ने निकाला था, है ना। तो ये वही चीज़ है तुम्हारी यहाँ पर, तो इसी वजह से वो करंट तुम्हारी फ्लो करने लगती है, ठीक है। चलिए, तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
और जो है आप एक काम फटाफट ज़रूर कर लीजिएगा कि ये वाला जो पेज है इसमें हर एक डायग्राम के लिए आप अपनी भाषा में लैंग्वेज ज़रूर लिखें। ठीक है, हर एक डायग्राम के लिए अपनी भाषा में लैंग्वेज ज़रूर लिखें। ये भी एक्सपेरिमेंट लिखें, ठीक है ना, कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ठीक है, और ये भी एक्सपेरिमेंट लिखें। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये तुम्हारे कुछ 2 एक्सपेरिमेंट हैं ये, ठीक है, कि किस तरीके से तुम्हारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और इंड्यूस्ड करंट जो होती है आई इंड्यूस्ड, वो तुम्हारी फ्लो करती है। ठीक है, तो इनका पूरा एक्सप्लेनेशन आप अपने लैंग्वेज में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद में हम तुम्हें फैराडेज लॉ एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम लोग अभी इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा और हम लोग जल्दी जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।